आज की वीडियो बड़ी ही अहम और ख़ास होने वाली है, जिसमें हम फ़लस्तीन की तारीख़ के सफ़हात को देखेंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहें, जिसमें फ़लस्तीन के बारे में बहुत सी बातें आपको जानने मिलेंगी। ये वीडियो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा अहम है कि आखिर क्यों फ़लस्तीनियों पर जुल्म किया जा रहा है, आखिर क्यों वहाँ कत्ल आम हो रहे हैं, इसकी आखिर वजह क्या है। फ़लस्तीन को फ़लस्तीन क्यों कहा जाता है? फ़लस्तीन ये नाम मिस्री और यूनानी तारीख़ी किताबों में लिखा हुआ मौजूद है। फ़लस्तीन नाम का पहला जिक्र इब्रानी बाइबल में भी पाया जाता है, जहाँ इसे फ़लस्तीनी के तौर पर जिक्र किया गया है। फ़लस्तीन की ज़मीन पर अलग अलग ज़माना में अलग अलग हुकूमतों ने हुकूमत की। पहली इंसानी आबादियों के शवाहिद फ़लस्तीन में 1.5 मिलियन साल पहले से मिलते हैं। ये इलाका इब्तिदा में इंसानों के यहाँ से वहाँ जाने का एक अहम रास्ता रहा है। फ़लस्तीन में सबसे पुरानी और मरूफ तहज़ीब कनान है। ये वो लोग थे जो अरब दुनिया से वहाँ बसने के लिए सबसे पहले आए थे, जो तकरीबन 3000 कब्ल मसीह से शुरू हुई, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के नाजिल होने से 3000 साल पहले। ये लोग खेती, तिजारत और शहर बसाने में माहिर थे। उनके शहर मुमलिकतें जैसे रू, मजदू और यरूशलेम इस दौर में बहुत अहम थीं। कदीम मिस्र ने कनान पर कई बार हमले किए और उसे फतह भी किया। मिस्र के फ़िरौनों ने यहाँ मुख्तलिफ ज़मानों में हुकूमत की, ख़ास तौर पर जदीद बादशाहत नूह किंगडम के दौर में। बहरी अक़वाम यानी समंदरी लोग, जिन्हें सी पीपल्स कहा जाता है, तकरीबन 1200 कब्ल मसीह के आसपास समंदरी लोगों के आने की वजह से फ़लस्तीन की तारीख़ बहुत मुतासिर हुई। इन लोगों के बाद फ़लस्तीन में शुरू होता है बनी इसराइल का दौर, जिन्हें इब्रानी भी कहा जाता है। हज़रत शू अलैहिस्सलाम की क़यादत में बनी इसराइल ने कनान पर ज़ोरदार हमला किया और उसे फ़तह करके यहाँ आबाद हुए। ये दौर बाइबल के अहदनामा कदीम ओल्ड टेस्टमेंट में तफसील से बयान किया गया है। बनी इसराइल ने कनानियों के दौर के बाद एक बादशाहत के क़याम की ज़रूरत महसूस की। हज़रत समूएल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ने हज़रत साऊल अलैहिस्सलाम को पहला बादशाह मुकर्रर किया। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत साऊल अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बादशाहत संभाली। उनके दौर में बनी इसराइल की सल्तनत को मजबूती और वुसअत मिली। उन्होंने यरूशलेम को फ़तह किया और उसे दारुल हुकूमत बनाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादशाहत संभाली। उनके दौर में सल्तनत अपनी उरूज पर थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम में मस्जिद अक्सा तामीर की, जिसकी अपनी एक अलग तारीख़ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनकी सल्तनत दो हिस्सों में बट गई, शुमाल में इसराइल और जुनूब में यहूदा। शुमाली सल्तनत इसराइल में 10 कबाइल आबाद थे, जबकि जुनूबी सल्तनत यहूदा में 2 कबाइल। कहा जाता है कि जब सल्तनतें तकसीम होती हैं तो उनका इख्तिताम करीब हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ उनके साथ। अगर हम तारीख़ में थोड़ा और पीछे जाएं तो इब्रानी ज़माने की शुरुआत हज़रत इब्राहीम के साथ मिली हुई है, क्योंकि ये इब्रानी इब्राहीम की नस्ल से हैं, जिन्होंने अपने मजहबी और कौमी ज़िंदगी को फ़लस्तीन में कायम किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस्लामी मजहब में एक अहम नबी और रसूल माना जाता है, जिन्होंने ईमान और तौहीद की दावत दी। उनकी ज़िंदगी के सबसे अहम हिस्से उनके मजहबी अकायद और अल्लाह के अहकाम को मानना है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद उनके पोते यकूब अलैहिस्सलाम के बारे में बाइबल बयान करती है कि उनकी नस्ल से बनी इसराइल के 12 कबाइल असबात वजूद में आए, जिन्होंने फ़लस्तीन में अपने इलाके कायम किए। और बनी इसराइल उन्हें लोगों को कहा जाता है जो यकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। फिर एक ज़माना गुजरने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने भी फ़लस्तीन का रुख किया। बाइबल के मुताबिक बनी इसराइल मिस्र में ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, जब तक कि हज़रत मूसा ने उन्हें अल्लाह के हुक्म से फ़िरौन के जुल्म से उन्हें आज़ाद नहीं किया, और मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें फ़लस्तीन की तरफ ले जाने के लिए कोशिशें की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के इब्न हैं, जो हज़रत यकूब के बेटे हैं, यानी उनकी नस्ल से हैं, उन्हें की औलाद में से हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के हुक्मरानी में बनी इसराइल को ईमान लाने और सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दी। उन्होंने फ़िरौन को भी दावत दी, मगर फ़िरौन ने नहीं माना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़रार होना, मिस्र छोड़कर फ़लस्तीन की तरफ भाग जाना, फ़िरौन के जुल्म और सितम से बचने और बनी इसराइल को आज़ादी दिलाना बहुत अहम वाक़या है। ये वाक़या बनी इसराइल की तारीख़ में एक मुनफरिद और नेमत है। कई साल गुजरने के बाद कहानी एक अलग मोड़ इख्तियार कर लेती है। सिकंदर आज़म का फ़लस्तीन पर कब्ज़ा हो जाता है, और ये हिस्सा इसकी मशरिक़ वस्ता की फतूहात का एक अहम हिस्सा था। इसने 332 कब्ल मसीह में फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया। ये कब्ज़ा सिकंदर की मिस्र की तरफ पेश कदमी के दौरान हुआ। सिकंदर आज़म ने 334 कब्ल मसीह में अख़ामुनशी सल्तनत पर हमला किया और अलिफ़ाशाई कूचक शाम और फ़ेनीशिया की तरफ पेश कदमी की।
इस वक्त फ़लस्तीन अखामुनशी सल्तनत का हिस्सा था। जब सिकंदर ने शाम और फेनीशिया फतह कर लिया तो फ़लस्तीन की बारी आई। फ़लस्तीन की फतह में यरूशलेम का किरदार अहम था। यरूशलेम के रिहायशियों ने सिकंदर के खिलाफ मुज़ाहमत नहीं की बल्कि उसे खुश आमदीद कहा। रवायत के मुताबिक यरूशलेम के आला पादरी ने सिकंदर को शहर में दाखिल होने की इजाज़त दी और उसकी हिमायत की। सिकंदर आज़म की फतह के बाद फ़लस्तीन हेलेनिस्टिक दौर का हिस्सा बन गया। सिकंदर ने यूनानी सकाफ़त और ज़ुबान को फ़रोग़ दिया, जिससे इलाक़े में यूनानी तहज़ीब की बुनियाद रखी गई। यूनानी तर्ज के शहर और इमारतें तामीर हुईं और यूनानी ज़ुबान, फ़लसफ़ा और मज़हब का असर बढ़ा। सिकंदर आज़म की मौत के बाद इसकी सल्तनत तकसीम हो गई। बतलीमूसा सल्तनत ने 301 क़ब्ल मसीह से 198 क़ब्ल मसीह तक फ़लस्तीन पर हुकूमत की। इस दौर में यूनानी सकाफ़त, ज़ुबान और तौर तरीक़े काफ़ी हद तक फ़रोग़ पाए। बतलीमूसा हुक्मरानों ने यरूशलेम और उसके अतराफ़ के इलाक़ों में यूनानी तर्ज के शहर आबाद किए। फिर कुछ अय्याम गुजरने के बाद सिल्यूसी सल्तनत ने बतलीमूसियों को शिकस्त दी और फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया। इस दौर में यूनानी सकाफ़त और मज़हब को मज़ीद फ़रोग़ मिला। सिल्यूसी बादशाह अंतविक्स चहारुम एंटाएकस IV ने यहूदी मज़हब की जगह यूनानी मज़हब को फ़रोग़ देने की कोशिश की, जिससे यहूदियों और यूनानियों के दरमियान तनाज़ो बढ़ गया। हमने जाना कि किस तरह से यूनानियों ने फ़लस्तीन पर हुकूमत की, मगर जब यहूदियों और यूनानियों में इख्तिलाफ़ात बढ़ने लगे तो यहाँ पर किसी दूसरी हुकूमत को सर उठाने का मौका मिल गया, और वो सल्तनत और बादशाहत थी रोमन एम्पायर। हुआ कुछ यूं कि जब फ़लस्तीन में इख्तिलाफ़ात बढ़ने लगे, जिनमें हिरकेन्स और अरस्तुबिलिस के दरमियान कुर्सी की जंग शुरू हो गई, तो दोनों बादशाहों ने पोम्पे से मदद की दरख्वास्त की, जिसका फ़ायदा उठाते हुए पोम्पे ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया। पोम्पे ने रूमी सल्तनत के मुख्तलिफ इलाक़ों में फ़ौजी मुहिम्मात की क़यादत की और अपनी कामयाबियों से रूमी सल्तनत को वसअत दी। इसने कुर्राकुल्ज़म पायरेट्स को शिकस्त दी, एशिया माइनर और शाम, सीरिया को रूमी सल्तनत का हिस्सा बनाया और मिस्र के मामलात में भी दखल अंदाजी की। रूमी हुकूमत के दौरान ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उनकी तालीमात का आगाज़ हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी फ़लस्तीन में गुजारी और उनकी तालीमात ने बाद में ईसाइयत की बुनियाद रखी। फिर 324 ईस्वी में रूमी सल्तनत दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक तो बाज़ंतीन, जिनको फ़लस्तीन का हिस्सा मिला। बाज़ंतीन के दौर में ईसाइयत को सरकारी मज़हब का दर्जा हासिल हुआ और कई चर्च और खानकाहें तामीर हुईं। बैत अल-मक़दस, यरूशलेम एक अहम मजहबी मरकज़ बन गया और कई मुक़द्दस मकामात की तामीर हुई। बाज़ंतीन के ज़माने में फ़लसफ़ा, साइंस और फ़नून लतीफ़ा की तरक्की हुई। कुस्तुनतुनिया में तालीमी इदारे और लाइब्रेरियाँ कायम की गईं, जिन्होंने इल्मी तहक़ीक़ को आगे बढ़ाया। बाज़ंतीन के ज़माने में कई अहम तामीराती मंसूबे शुरू किए गए, जिनमें क़िले, चर्च और दीगर अवामी इमारतें शामिल हैं। इन इमारतों में यूनानी और रूमी तामीर यानी बनावट के असरात देखे जा सकते हैं। 700 ईस्वी में मुसलमानों ने बाज़ंतीन की सल्तनत के इलाक़ों पर हमले शुरू किए। 636 ईस्वी में यरमूक की जंग में मुसलमानों ने बाज़ंतीन को शिकस्त दी। हज़रत उमर की खिलाफत में फ़लस्तीन पर इस्लाम का परचम लहराया गया। इसके बाद फ़लस्तीन में खिलाफत राशिदा का सुनहरा वक्त शुरू हुआ। फिर उसके बाद शुरू होता है इस्लामी दौर, जो कि निहायत अजीम और ख़ूबसूरत ज़माना रहा, जिसको आइंदा वीडियोज़ में देखेंगे और साथ ही साथ आज के वक्त फ़लस्तीन की क्या हालत है वो भी जानेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को फ़लस्तीन की तारीख़ मालूम